गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास मीन्स आपका लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 4 उसके अंदर बहुत बहुत बड़ा वेलकम है। आप लोगों ने सभी ने जो न्यू राजस्थान की जो आपकी स्कूल है न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल्स के थ्रू आपने बहुत सारे लेक्चर ले लिए हैं। ओनली साइंस का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आपके पास में आ रहे होंगे और आप लोगों को उन्हीं लेक्चर के बेसिस पे अभी एटलीस्ट, क्योंकि 31 अगस्त तक ये कंफर्म है कि आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है कि घर पे छुट्टियां मनानी है हमको, हमें घर ही रहना है, मज़े करो, लेक्चर नहीं पढ़ना, कोई ना बाद में पढ़ लेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे। एक साथ नहीं हो पाता। क्या आप साल भर का कोर्स एक साथ कर सकते हो? आप अपने आप खुद सब पढ़ लोगे? नहीं हो पाएगा। तो बेटर है 20, 25, 30 मिनट्स के जो भी सब्जेक्ट के लेक्चर आपके पास आ रहे हैं, जब वो आ रहे हैं उस दिन या थोड़ी देर रुक करके, जैसे एक सब्जेक्ट का लेक्चर आ गया वो आपने पढ़ा, फिर आधा पौन घंटे का आपने गैप दिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बहुत ईजी रहेगा कि एक दिन में अगर आप एक ही लेक्चर को 2 से 3 बार एक ही दिन में कह रही हूँ, एक दिन के अंदर, बिकॉज आपके पास में जो लेक्चर आ रहा है वो आप अगर लिंक को क्लिक करते हो तो अगेन आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो बहुत अच्छा सा बन चुका है कि आप टीचर के कांटेक्ट में आए बिना टीचर की जो पढ़ा रहे हैं वो 2 बार 3 बार, जितनी बार आपकी इच्छा उतनी बार उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। बिकॉज आप जब ऑफलाइन क्लासेस में रहते हैं तो टीचर से क्वेश्चन करा या कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो पूछ लिया, आज पूछ लिया, कल पूछ लिया, फिर ठीक है हो गया, नहीं आया कोई बात नहीं, देखेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। बट अभी आपके पास में एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप वो वीडियो बार बार क्लिक करके देख सकते हैं कि हमें कितना समझ में आया, हमें से कितनी बार रिपीट करके पढ़ रहे हैं, नोट्स हमने सही से बना लिए कि जो पढ़ाया गया है। तो बेटर है कि आपकी जो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन जो लेक्चर्स आ रहे हैं अभी अगस्त तक, तो मानो अक्टूबर में पता चलेगा जो भी हैं हाल कोरोना के। तो हमने चैप्टर नंबर 4 के 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के, और मैंने आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए थे। मैं एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहूँगी कि मैंने अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए हैं। अपन ने सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ा वो क्या था बच्चों? इसमें इम्यूनिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? इम्यूनिटी या पावर, इम्यूनिटी पावर या इम्यून पावर। फिर इसके 2 पार्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी और एक पढ़ी थी अपन ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट किसे कहा था? बाय बर्थ होता है जो, वो तो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, और आफ्टर बर्थ जो होती है वो क्या होती है? आफ्टर बर्थ जो होगी वो क्या होगी बच्चों? वो होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, पैसिव पढ़ा था और एक्टिव पढ़ा था। एक्टिव का मतलब जब बाहर से बर्थ के बाद जो वैक्सीनेशन आप कराते हो, अगर उसको एक बार कराने के बाद में वो लाइफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर एक मेमोरी सेव कर लेता है और वो डिजीज़ दोबारा होने के चांसेस नहीं रहते हैं, वो आपकी कौन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव का मतलब अगर आप लोगों ने एक बार इंजेक्शन लिया है, टैबलेट ली, मे बी आज मुझे हाथ पैरों में बहुत चिकनगुनिया का पेन हुआ और वो पेन मैंने टैबलेट्स लेके सही कर लिया, तो आगे फिर हो सकता है कोई इम्यून पावर प्रॉपरली एक मेमोरी सेव नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। फिर इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ बैरियर पढ़े थे हम लोगों ने। क्या क्या पढ़ा था? केमिकल बैरियर होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग है ये भी कुछ केमिकल्स, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं हमारी उनको बाहर निकालती है। जो हमें म्यूकस प्रोड्यूस होता है नोज़ में, वो भी एक तरीके का बैरियर है इन्नेट इम्यूनिटी का। तो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब हुआ बाय बर्थ आपकी बॉडी कौन कौन से इम्यून प्रोसेसेस शो कर रही है जिससे आप बाहर के आउटर एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे क्या रह सकें? सेफ रह सकें। ठीक है। फिर ये इम्यूनिटी के बाद में हमने पढ़ा था एंटीजन और एंटीबॉडी। 2 पार्ट और पढ़े थे, एंटीजन और एंटीबॉडीज। एंटीजन क्या होगा? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर क्या हो रहा था? एंटर हो रहा था, है ना, जिसकी एंट्रेंस हो जाती है किसी के भी थ्रू, वो नोज़ के थ्रू, माउथ, वाटर, फूड, किसी के भी थ्रू आ सकता है, एयर के थ्रू। तो फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में एंटर होता है और हमारे को डिजीज़ कॉज कर सकता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? उसे अपन एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। और एंटीजन को जो किल कर रहा है वो क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs होती हैं, मैंने आपको WBC के भी पार्ट बताए थे, हमारी बॉडी में जो WBCs होती हैं वो WBCs क्या करती हैं? वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन का काम करती है। और इन एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है? किल कर देना। किसको? एंटीजन को। हुआ कुछ रिमाइंड? मैंने आपको एक बार बता दिया अपन ने क्या क्या, अपन ने WBC के पार्ट पढ़े थे, फिर मैंने आपको ये बताया था कि एंटीजन जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एपिटॉप क्या होता है, सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे। ठीक है।
अब एंटीजन के जो अपन ने एपिटॉप वगैरह और ये पढ़े थे, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि स्टेप्स बताओ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हो जाता है तो उसको डिस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, यानी उसे ख़त्म कैसे करती है आपकी बॉडी, उसकी स्टेप्स को एक्सप्लेन करो या डिफाइन करो, कौन कौन सी स्टेप्स होंगी। तो जैसे अपन लिख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। स्टेप पता करनी है डिस्ट्रक्ट होने की, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन का मतलब ये कोरोना वायरस है एक कोरोना वायरस है। इस कोरोना वायरस को कहाँ एंटर होना है, आपकी बॉडी में। तो ये एक पर्सन है, इस पर्सन की बॉडी में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस एंटर हो रहा है। जब कोरोना वायरस इसके अंदर जाएगा तो अगर उसकी इम्यूनिटी वर्क कर रही है प्रॉपरली, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शायद मे बी थोड़ी वीकनेस हो या कुछ सिम्टम शो हो, बट कुछ दिनों में वो रिकवर कर जाएगा, वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। रीज़न क्या है, बिकॉज आपकी बॉडी जो है इसको किल करने के लिए क्या बनाएगी, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाएगी ताकि वो एंटीजन ख़त्म हो जाए। तो अगर अपन ये देखें कि आखिर इस एंटीजन को आपकी बॉडी ने डिस्ट्रक्ट कैसे किया, तो उसकी स्टेप्स क्या होंगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएट बिटवीन दी सेल्फ एंड फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन। सबसे पहला क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड फॉरेन पार्टिकल। ये एंटीजन जो भी आपको इसमें लिखना है वो आप लिख सकते हैं, या पैथोजन। क्या करा, सबसे पहले तो पता करेगी आपकी बॉडी, डिफरेंशिएट करेगी। किस चीज़ को डिफरेंशिएट करेगी मैम, वो सेल्फ और फॉरेन पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट करेगी। कैसे, एक पर्सन है, वो उसकी बॉडी के अंदर लैक्टोबैसिलस है। क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है बच्चों, ये एक बैक्टीरिया। अगर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लैक्टोबैसिलस है तो फिर तो आपकी बॉडी को इसको भी किल कर देना चाहिए था, बिकॉज ये बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया क्या होता है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो और एक आया मलेरिया को, उसकी बॉडी, उसको आपकी बॉडी किल नहीं कर पाई, तो ये दोनों ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। क्यों, बिकॉज जो हेल्पफुल है अगर उसी को ख़त्म कर दिया जाएगा तो बॉडी में बहुत से प्रोसेसेस रुक जाएंगे। लैक्टोबैसिलस जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कर्ड के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है। जब आप मिल्क के अंदर थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस डाल देते हैं तो मिल्क किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में। तो एक बैक्टीरिया डाल देने पर वो कर्ड में चेंज हो गया। तो कर्ड अगर आप खा रहे हैं, कभी अगर आप माइक्रोस्कोप में दही को देख लेंगे तो आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि कर्ड जो होता है उसमें इतनी, ऐसा लगता है लटें चल रही हैं कोई, बहुत से सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। कैसा है, हेल्पफुल। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। किसको, सेल्फ को और फॉरेन पार्टिकल को, कि बाहर से जो आया है वो अच्छा है, हमारी बॉडी में जो था वो अच्छा है, कौन अच्छा है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेती है। फिर सेकेंड क्या करती है, इंटरेक्शन करवाती है। किसका, एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होना शुरू होता है, इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या शुरू हो जाता है, इंटरेक्शन। अब उसने पहचान लिया कि यार ये तो हेल्पफुल है और ये हेल्पफुल नहीं है, तो क्या स्टार्ट कर देगी, वो इंटरेक्शन यानी कि उन दोनों की बॉन्डिंग होने की कोशिश करेगी। क्यों, हमारे पास है ना एक ताला लगा दिया हमने घर के बाहर और अब हमारे पास चाबी नहीं है, हम चाबी को कहीं भूल गए हैं, तो अब क्या होगा, अब हम दूसरों से चाबी मांग के ट्राई करेंगे कि ताला खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा, खूब कोशिश करेंगे। एज इट इज़ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सारी आती हैं किस लिए,
ये देखने के लिए कि आखिर ये लॉक यानी एंटीजन जो आया है किस टाइप की की से खुलेगा, यानी वो होगा पैक हो जाएगा और हमको डिजीज़ नहीं करेगा। तो एंटीबॉडीज़ क्या करना शुरू करती है, इंटरेक्शन स्टार्ट करती है, यानी आपस में मेलजोल बढ़ाती है एंटीबॉडीज़ के, एंटीजन के साथ वो एंटीबॉडीज़। अब क्या होता है जब इनका इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ एंड फॉर्म बी एंड टी सेल्स। याद है बी टी सेल्स, बी ओ टी सेल्स कौन सी होती हैं, बी सेल कौन सी थी, लिम्फोसाइट्स पढ़े थे ना डब्ल्यूबीसी में, दो टाइप की सेल बताई थी मैंने आपको, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट तो क्या करती है, बी लिम्फोसाइट ही प्लाज्मा सेल बनाती है ना। तो बीओटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया सेकेंड स्टेप में। अब जब बीओटी बन गई तो थर्ड स्टेप में क्या बनाएंगी बीटी, बीओटी थर्ड स्टेप में बनाएंगी प्लाज्मा सेल्स को। किसको बनाएंगी, प्लाज्मा सेल्स को। B and T cells forms प्लाज्मा सेल्स। अब क्या बन गई बॉडी में, प्लाज्मा सेल्स बन गई। एंड देन ये प्लाज्मा सेल ही फाइनली एंटीबॉडीज को बनाती हैं। और फोर्थ स्टेप क्या होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीजन का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन। एंटीबॉडीज जो है किसके थ्रू होएगा, जो एंटीबॉडीज हैं वो जाकर के क्या होंगी, उसके एपिटॉप पे जाकर के अटैच हो जाएगी और उसको क्या कर देगी, रोक देगी। ठीक है, और फाइनली जो प्रोसेस होना था इस एंटीजन का, बहुत सारे आए, कुछ इस शेप के आए, कुछ इस शेप के आए, बहुत सी एंटीबॉडीज आई। फाइनली ये फिक्स हो गई इसके एपिटॉप के ऊपर और ऐसे तरीके से बॉन्ड बना लिया। और जैसे ही बॉन्डिंग हुई एंटीजन अपना प्रोसेस नहीं कर पाया और वो क्या हो गया, बैन हो गया, रुक गया बॉडी में आने के बाद, तो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाया। इस तरीके से आपने एंटीबॉडी को क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रक्ट कर दिया। हमने एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रक्ट कर दिया। अब अगर हम देखें कि एंटीबॉडीज़ के अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ बचता है क्या, कुछ रह रहा है क्या, जो और भी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, तो यस, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन जब एंटर होता है और एंटीबॉडीज़ जो हैं जब वो एंटर होती है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज़ के एंटर होने के, एंटीबॉडीज़ के बनने के बाद में एंटीजन्स को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। मैंने आप लोगों को इसका कुछ वेट वगैरह बताया था कि कुछ डेल्टन इसका वेट होता है और 6000 डेल्टन बताया था ना, 6 से 8 एमिनो एसिड से मिलकर के ये बनती है। तो अब जो हम चैप्टर लेंगे, टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा कैरेक्टर्स। चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट आएगा हमारा टॉपिक, दैट इज़, वेट अ मिनट, अगर हम देखें कि मैंने आपको एपिटॉप बता दिया था, एपी हो गया था, अब आएगा पैराटॉप। क्या आएगा, पैराटॉप। तो पैराटॉप जो है, पैराटॉप एंटीबॉडीज़ पे मिलने वाला एक पार्ट होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या है, एंटीबॉडीज़ पे किस तरीके से वो एंटीजन से रिएक्शन करेगी। मैं जैसे आपको एक पॉइंट अब अपन लेंगे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडीज़ आर मेड अप ऑफ, अगर हम इसकी अब शेप देखें, बिकॉज अब जो क्वेश्चन आएगा जो एंटीबॉडीज़ का वो थोड़ा सा मेन है। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पार्ट है आपकी बॉडी में बनने वाला जो क्या करेगा, एंटीजन को किल करने के लिए बनाया जाता है। डब्ल्यूबीसी इसको बनाती हैं। डब्ल्यूबीसी में भी स्पेशली क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स जो प्लाज्मा को, प्लाज्मा किस में चेंज होती है, एंटीबॉडीज़ में। एंटीबॉडीज़, फर्स्ट पॉइंट, वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई शेप स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वाई शेप। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट। फिर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। थर्ड पॉइंट, अगर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो रही है टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स प्रेजेंट, दो हैवी और अभी ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जब मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगी, स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन इसका, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से अपन इस वाई शेप स्ट्रक्चर को दो हैवी दो लाइट चेन में काउंट कर रहे हैं। तो दो हैवी और दो लाइट चेन होती हैं इसके अंदर, इसको देखा जाए तो वाई शेप स्ट्रक्चर का होता है। इसके बाद में अगर हम देखें कि अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, यानी पैथोजन की एंट्रेंस हो रही है हमारी बॉडी में, तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर क्या करेगी, उसको किल करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैराटॉप, जो मैंने आपको बताया था कि पैराटॉप जो है वो क्या है। जैसे इसमें दे रखा है दैट एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ वाई ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, हैंस दे नोन एज द इम्यूनोग्लोब्यूलिन या आईजी। इनको क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। इन्हें आईजी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय, किसके थ्रू बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनती है, इसे आईजी कहा जा सकता है। दो हैवी दो लाइट चेन रखेगी और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसका काम होगा एंटीजन को किल करने का। ठीक है, अब एंटीजन को अगर ये किल कर देगी, उसके बाद में एक पॉइंट जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमने एपिटॉप पढ़ लिया और उसके बाद में आएगा पैराटॉप। पैराटॉप स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, पैराटॉप वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एंटीजन से बॉन्डिंग करती हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना, अपन ने पढ़ा था एपिटॉप। एपिटॉप कौन सा स्ट्रक्चर था, एपिटॉप वो स्ट्रक्चर था जो क्या कर रहा था, किससे रिएक्ट कर रहा था, एंटीबॉडी से। और एंटीबॉडी के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, जैसे द प्रोटीन फॉर्म्ड अगेंस्ट द एंटीजन बाय प्लाज्मा सेल एंड डिस्ट्रॉयड द एंटीजन अटैक द फेगोसाइट्स फॉर द डिस्ट्रक्शन। ये जो प्रोटीन होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसका काम क्या होता है, ये एंटीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि उसे डिस्ट्रक्ट या क्या किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। फिर पैराटॉप, पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद द एंटीजन एज नोन एज पैराटॉप, उसे पैराटॉप कहा जाएगा। फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं वाई शेप स्ट्रक्चर, लेकिन ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। पहले हम इसको जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है एंटीबॉडीज़ के अंदर, ये एक बार आप समझ लीजिए। तो एंटीबॉडीज़ के अंदर आप क्या लिखेंगे, दे किल द पैथोजन बाय Y-shaped ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये किसके थ्रू किल किए जाते हैं एंटीजन, Y-shaped ग्लोब्यूलिन प्रोटीन विच फॉर्म्ड बाय, जो कि बनता है किससे, विच फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, फिर इसमें एक नोट जो आपने एपिटॉप का लिखा था वैसे ही आप नोट डालेंगे, स्टार बनाएंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे, पैराटॉप। क्या लिखेंगे बच्चों आप इसमें, पैराटॉप। पैराटॉप में क्या लिखा जाएगा, द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विथ एंटीजन। जो आने वाले एंटीजन पे प्रेजेंट है वो तो है एपिटॉप, उस एपिटॉप के साथ एंटीबॉडी का जो पार्ट रिएक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, पैराटॉप।
यहाँ तक हमारा क्या क्वेश्चन हो गया कि एंटीबॉडी जो स्टेप्स हैं डिस्ट्रक्ट करने के एंटीजन के एंटर होने के बाद वो क्या होते हैं। एंटीजन अगर एंटर हो गया तो फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कैसे बनती है, किस शेप की होती हैं। तो जो इसका शेप है वो थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वाई शेप स्ट्रक्चर है, 2 हैवी 2 लाइट चेन होती हैं। अब वो कैसे बनती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं वो मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन सकता है, what is the shape of antibody। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए which protein produces antibodies in our body। हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज। थर्ड, where the paratope react in interaction। कहाँ करेगा, अगर हम पूछ रहे हैं कि पैराटॉप कहाँ रिएक्ट करता है तो कहाँ करना चाहिए, वो एपिटॉप पे। और एपिटॉप कहाँ प्रेजेंट था, एपिटॉप प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी पे। ठीक है। एंड द लास्ट फोर्थ, what is the meaning of destruction of antigen। What is the meaning of destruction of antigen। आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, इसमें स्टेप्स नहीं लिखनी है जो मैंने लिखाई है, आपको इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। तो आंसर क्या लिखेंगे, एंटीजन का डिस्ट्रक्शन क्या था, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर द प्रोसेस इन विच द प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेसिंग को, किसकी, एंटीजन की, द प्रोसेस इन विच द प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन इज स्टॉप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बनने के कारण एजी की प्रोसेसिंग की स्टॉप करना या इनहिबिट करना क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्शन। प्लीज़ स्टेप्स मत लिखना, स्टेप्स आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख चुके हैं, तो आप आंसर कॉपी में सिर्फ क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आज के लेक्चर से जो हमने डिस्ट्रक्शन स्टेप्स और एंटीबॉडीज़ के कुछ पॉइंट पढ़े हैं, उनसे इन क्वेश्चन को अपनी क्वेश्चन आंसर कॉपी जो है उसमें प्रॉपर्ली अच्छी सी लैंग्वेज में, अच्छी सी राइटिंग में लिखना है आपको। लैंग्वेज और हेल्प करेगी आपकी कि अगर आप कोई रिफ्रेशर और साथ में लेके चले। आरबीएससी की रिफ्रेशर शायद संजीव आती है अभी, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। रिफ्रेशर में पढ़ करके और पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो बेटर होगा कि आप एक रिफ्रेशर, एक अपनी बुक, लेक्चर, मैम का पढ़ाया हुआ नोट्स सब ले करके फिर आंसर्स करें। तो अगर 3 to 4 टाइम आप पढ़ करके आंसर लिखोगे तो आपको वो सब लर्न भी होता जाएगा साथ में, तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है। बट तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।